शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट के लास्ट चैप्टर जनन स्वास्थ्य का, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ठीक है ना, वो कितने प्रकार का होता है। उसके साथ साथ ही इस चैप्टर में हम लोग को डेमोग्राफी का भी अध्ययन करना है, साथ ही इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए किस तरीके से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर का शुरुआत एक प्रोग्राम के साथ किया जाता है, RCH प्रोग्राम, ठीक है ना। ये RCH प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर का महत्व जानना आप लोगों को जरूरी है कि ये केवल चैप्टर ही नहीं है, ये आपको एक हिसाब से अवेयरनेस प्रोग्राम का भी हिस्सा है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, पूरा लेक्चर एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। इसमें मैं आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अच्छा खासा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। हो सके तो वो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक अलग वीडियो में आर्ट इनफर्टिलिटी को किस तरीके से दूर करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो चैप्टर का शुरुआत कैसे होता है, हमारा NCERT इसके बारे में क्या बोलता है, ठीक है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन हेल्थ, ठीक है, यहाँ पास रिप्रोडक्शन एक वर्ड है क्या आपका रिप्रोडक्शन, और दूसरा वर्ड है क्या हेल्थ, ठीक है ना। मतलब हम लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्थ के बारे में पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं। जनन स्वास्थ्य, ठीक है, जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हो सकती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना है, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्यालय कहाँ है आपका, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में। इसके अनुसार एक परिभाषा दिया गया, हेल्थ किसको बोलेंगे, रिप्रोडक्शन हेल्थ किसे बोलेंगे। तो हमको याद रखना है कि केवल फिजिकली हेल्दी रहना, फिजिकली हेल्दी रहना हेल्दी नहीं कहलाता, फिजिकली के साथ साथ आपको इमोशनली भी हेल्दी रहना है, इसके साथ ही साथ आपको बिहेवियरली भी हेल्थी रहना है, और साथ ही साथ सोशली भी। मतलब 4 एस्पेक्ट को शामिल किया जाता है आपके रिप्रोडक्शन हेल्थ में। सबसे पहले तो क्या बोला हूँ मैं, शारीरिक रूप से फिजिकली हेल्थी होना है, ठीक है, फिजिकली हेल्थी होना है। दूसरा क्या बोला हूँ आपको, इमोशनली होना है, ठीक है, मानसिक रूप पर भी स्वस्थ रहना है। साथ ही साथ आपके व्यवहार में झलकना चाहिए कि आप एक स्वस्थ समाज के स्वस्थ पुरुष हैं या स्वस्थ स्त्री हैं। क्लियर है कि नहीं। यानी कि आपको बिहेवियरली भी, व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ रहना है, और इसके साथ ही साथ आप लोगों को सोशली भी, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हो समाज में, ठीक है, ऐसा रेप का केस सुनते हो कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 3 माह की बच्ची के साथ रेप, या 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप। तो क्या ये ऐसे व्यक्ति क्या फिजिकली रूप में तो फिट हैं, लेकिन इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली क्या फिट हैं क्या, ये नहीं। तो उनको भी हम लोग बीमार व्यक्ति की श्रेणी में रखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो WHO के अनुसार आपको जनन स्वास्थ्य का परिभाषा याद रखना है कि जनन स्वास्थ्य का मीनिंग ये है कि फिजिकली के साथ साथ आपको इमोशनली भी, बिहेवियरली भी और सोशली भी, चारों तरीके से क्या रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो चैप्टर रहता है, सबसे पहले तो परिभाषा दे दिया आपका रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये बात करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी किसको बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्या होता है। तो ध्यान से समझना, ऐसा समाज जहां व्यक्ति जनन के सभी पहलुओं के साथ, जनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के साथ, सभी पहलुओं के साथ मानसिक रूप से भी, वही परिभाषा को पढ़ना है, व्यावहारिक रूप से भी व सामाजिक रूप से भी क्या हो, सामान्य हो। सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, सामान्य। तो ऐसे समाज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। मतलब आपके व्यवहार से लगना चाहिए, यदि आपके बीच में सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है तो ये कोई गंदा चीज़ नहीं है। इस चीज़ के ऊपर भी आपका कहानी यानी कि ध्यान ऐसा होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सुन करके ऑकवर्ड फील नहीं कर रहे हो। दूसरा कि सभी में अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसा कौन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग अनवांटेड बर्थ को रोक सकते हैं। मतलब प्रॉपर कौन कौन से ऐसे STDs हैं जिसके कारण हमको विभिन्न रोग हो सकता है, हमारे समाज के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमको क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है। अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप के साथ साथ ही मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, ठीक है, और अपने व्यवहार के रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए।
तो ऐसे समाज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले आप लोग दो चीज़ सीख लिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और दूसरा सीख लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्या होता है। अब जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड अब हम लोग उद्देश्य क्या है ये तो जान डाले। तो ये जो जनन स्वास्थ्य है तो इससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, पहले तो इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, और दूसरा कि इसके लिए हम लोगों ने क्या कार्य नीति बनाया, इसके लिए हम लोगों ने क्या कार्य नीति बनाया। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य से सबसे ज्यादा जो गंभीर समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न हुआ था क्या? जनसंख्या विस्फोट। क्या हुआ? जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और यहाँ रिप्रोडक्टिव एज के लोगों की संख्या क्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो शिक्षा का अभाव होने के कारण, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या बोलना चाहिए, नॉलेज ना होने के कारण जनसंख्या यहाँ का लगातार तेजी से बढ़ने लगा। और सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1951 में, आज़ादी के मात्र 4 साल बाद ही हमारे देश ने ही दिया था। कौन सा कार्यक्रम दिया? परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसको हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल में ला सके। हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। क्लियर है? तो ये जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड पहला समस्या क्या था? जनसंख्या का विस्फोट होना। यदि जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारे आसपास उपस्थित जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनकी कमी होगी, आवास स्थलों की भी कमी होगी, जिसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो सोसाइटी है उसको क्या करेगा, ये एकमात्र जनसंख्या ही बहुत सारे पहलुओं को क्या कर सकता है, समस्या पैदा कर सकता है। तो सबसे पहले तो जनन स्वास्थ्य यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। इसी के ऊपर सबसे पहले हमारी सरकार ने ध्यान देकर सन 1951 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये था कि हमको अनवांटेड बर्थ को रोकना है, वांटेड बर्थ को संपन्न करना है। जन्म दर और मृत्यु दर में जो बहुत ज़्यादा अनुपात है, पहले क्या रहता था, मृत्यु दर का मात्रा बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना, अचानक इसी कारण लोग क्या करते थे, डर में 10 बच्चे 12 बच्चे ऐसा पैदा करते थे, क्योंकि बीच बीच में महामारी आता था, सूखा पड़ता था, बाढ़ आता था, आकार आता था। लेकिन बाद में हरित क्रांति आया तो भोज्य पदार्थों की भी अच्छे खासा उत्पादकता बढ़ने लग गई, विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं आने लग गई। तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों का जीवन स्तर सुधार हुआ। तो ध्यान समझना, जनसंख्या तेजी से और बढ़ने लग गया, क्योंकि वो सोच गया नहीं था। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कार्य नीति बनाया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या बोला हूं मैं आप लोगों को कि वांटेड बर्थ को संपन्न करना है। ठीक है ना, ऐसा बच्चा, ठीक है ना, जो चाहिए उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, और अनवांटेड बर्थ को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ मातृ मृत्यु दर में कमी करना है, मातृ मृत्यु दर में भी क्या करना है, कमी करना है। जनन से संबंधित जितने भी एसटीडी हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, उन सभी को क्या करना है, कंट्रोल में करना है। ठीक है, अब यही सब उद्देश्य को लेकर के ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इस कार्यक्रम का नाम चेंज कर करके, ठीक है ना, सन 1977 में एक नया नाम दे दिया गया इसको, RCH प्रोग्राम। क्या नाम दे दिया गया? RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना। इसका क्या उद्देश्य था? जो परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य था वो ये इसका भी उद्देश्य था। किसका? RCH का। क्लियर है? RCH का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहला RCH का उद्देश्य था कि दृश्य एवं श्रव्य माध्यम के, उद्देश्य लिख रहा हूं ना मैं, किसका? RCH प्रोग्राम का। RCH प्रोग्राम का क्या था कि दृश्य और श्रव्य माध्यम से, दृश्य और श्रव्य माध्यम से, ठीक है ना, इसके साथ ही गवर्नमेंट एंड NGO के माध्यम से लोगों को क्या करना है, आपको जागरूक करना है। क्या करना है? जागरूक करना है। किसके लिए जागरूक करना है? जनन स्वास्थ्य हेतु जागरूक करना है। विभिन्न टीवी पर बहुत सारे एड्स आने लग गए, रेडियो पर बहुत सारा चीज़ों का प्रसारण होने लग गया, ताकि लोगों के बीच में, ठीक है ना, अवेयरनेस फैले। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले तो RCH का उद्देश्य हो गया दृश्य और श्रव्य माध्यम से, साथ ही साथ सरकारी एवं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जागरूकता उत्पन्न करना। क्लियर है? किसके रिलेटेड? जनन स्वास्थ्य के रिलेटेड। दूसरा, माता पिता व शिक्षकों व मित्रों की भूमिका।
की भूमिका को क्या करना, मजबूत करना। ठीक है, जनन स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, माता पिता शिक्षक हैं और उनके मित्र हैं, एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, एक हेल्थी कन्वर्सेशन, ठीक है, एक दूसरे को सही सलाह मशवरा दे। ठीक है, कोई भी उनको यदि जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आ रही है तो अपने टीचर से, अपने माता पिता से, अपने मित्र से कहने में वो घबराए नहीं, शर्माए नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस फैलाना था, आरसीएच का उद्देश्य था। आरसीएच का उद्देश्य था एसटीडी को रोकना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकना। ठीक है, इसमें सबसे फेमस कौन सा रोग था, एड्स। ठीक है ना, कौन सा सबसे फेमस रोग था, एड्स। एड्स को रोकना था। क्लियर है कि नहीं, ये सब हो गया आपका क्या उद्देश्य आरसीएच प्रोग्राम। अब ये सब जो तुम्हारा ध्यान देना उद्देश्य था, तो इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने आरसीएच के इस उद्देश्य के लिए कौन कौन सा प्रयास किया था, ठीक है ना, कौन कौन से स्ट्रेटेजी का हम लोगों ने पालन किया था, स्ट्रेटेजी किसको किसको अपनाया था। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी था गर्भ निरोधक तकनीकी। विभिन्न गर्भ निरोधक तकनीकों के बारे में, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में आरसीएच प्रोग्राम के द्वारा अवेयरनेस फैलाया गया। क्लियर है ना, विभिन्न गर्भ निरोधक तकनीकें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसके कारण, ठीक है, अवांछित बच्चे को पैदा होने से रोका जा सकता है, इसके बारे में आरसीएच प्रोग्राम के तहत क्या किया गया, अवेयरनेस फैलाया गया। इसके साथ ही साथ गर्भवती माता की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई। ठीक है ना, आप लोग देखना अपने आसपास के आंगनबाड़ी में पोषण सप्ताह मनाया जाता है, बच्चों के लिए भी और धात्री महिलाओं के लिए भी। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम चलाया गया। इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी देखना कि आरसीएच उद्देश्य में, ठीक है, प्रसव के बाद जच्चा व बच्चा, जच्चा मतलब उसकी मम्मी, माँ व उसका बच्चा, ठीक है ना, इसके देखभाल का भी क्या किया गया, सुविधा दिया गया आरसीएच प्रोग्राम के तहत ही। ठीक है, आरसीएच प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था कि लड़का और लड़की में समानता हो। ठीक है ना, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया ना जाए। जितना पोषण यदि लड़का को मिल रहा है तो उतना ही पोषण लड़की को भी मिलना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसके साथ ही साथ हमको विभिन्न विषयों पर यौन शिक्षा देना था, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। सेक्स एजुकेशन जो आप लोग पढ़े भी होंगे, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इन सब के बारे में हमको क्या देना था, जानकारी देना था। तो ये सब था क्या आपका स्ट्रेटेजी, किसके लिए, आरसीएच प्रोग्राम के लिए। आरसीएच प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था ये तो देख लिए। उसके साथ हम लोग उसके लिए कौन कौन सा स्ट्रेटेजी बनाए। आरसीएच प्रोग्राम का पहले नाम क्या था, परिवार नियोजन, उसी को कन्वर्ट किया गया 1970 में क्या नाम से, आरसीएच। यहाँ तक क्लियर है। अब आरसीएच प्रोग्राम का हम लोग स्ट्रेटेजी भी देख डाले, तो इसको इम्प्लांट करने के लिए, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन करने के लिए, मतलब उसके क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मजबूत संरचनात्मक सुविधा दिया। मजबूत संरचनात्मक सुविधा का मीनिंग आप लोग समझ रहे हो कि गांव-गांव एरिया में क्या बनाना है, आपको हॉस्पिटल बनाना है। ठीक है, आप लोग अभी देख रहे होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके, हर गांव में एक हॉस्पिटल होता है जहां आरएचओ की और एनएम या जीएनएम उपस्थित होता है, रूरल हेल्थ ऑफिसर रहते हैं ना। ठीक है, तो वो वहाँ पास उपस्थित रहते हैं, जिसको एमपीडब्ल्यू करके बोला जाता था। ठीक है, वो गांव में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्यगत समस्याओं का निवारण करते हैं, साथ ही साथ टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रसव की प्रक्रिया, इन सभी को गांव एरिया में क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान से समझना, इम्प्लांटेशन करने के लिए क्या होना चाहिए था, हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए था। अच्छा, हॉस्पिटल का सुविधा कर दिए भाई, लेकिन हॉस्पिटल होने के बाद वहाँ सबसे जरूरी चीज़, ठीक है, वहाँ व्यावसायिक विशेषज्ञ होना चाहिए, व्यावसायिक विशेषज्ञ। अब व्यावसायिक विशेषज्ञ का मीनिंग क्या है आप लोगों का, ठीक है, हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में यदि डॉक्टर ही ना हो तो कोई मतलब है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल तो खोल दे, तो वहाँ पास प्रशिक्षित क्या होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। यदि वहाँ विभिन्न प्रकार के मशीनें हैं तो मशीनों के बारे में जानने वाला एक ऑपरेटर भी होना चाहिए, ताकि, क्योंकि डॉक्टर तो अपना काम करेगा ना, लेकिन ऑपरेटर, यदि मशीन में कोई खराबी आ गई तो उसको कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेटर ही ठीक करेगा उसका, जो उस विषय विशेषज्ञ का क्या हो, जानकार हो। तो सबसे पहले तो मजबूत संरचनात्मक सुविधा होना चाहिए था। दूसरा, वहाँ क्या होना चाहिए था, व्यावसायिक विशेषज्ञ होना चाहिए था। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा वहाँ पास होना चाहिए भरपूर भौतिक व्यवस्था। डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है भैया, लेकिन दवाई नहीं है, वहाँ पंखा नहीं है, वहाँ मरीज के लेटने के लिए बेड नहीं है, वहाँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन वाला टॉयलेट नहीं है। तो ऐसे में क्या वहाँ स्वास्थ्यगत सुविधाओं का प्रचार प्रसार हो पाएगा क्या, नहीं। क्या हम वहाँ अच्छे से मरीज का इलाज कर पाएंगे क्या, नहीं।
ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के लिए ये तीन चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया। क्लियर है कि एक मजबूत संरचनात्मक सुविधा होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, और यदि डॉक्टर भी है तो वहाँ विभिन्न प्रकार की भौतिक सुविधाएं, ठीक है, जिसमें आपका दवाई से लेकर के वहाँ मरीजों के लेटने के लिए बेड तक का, ठीक है, पंखा, समझ आ रहा है कि नहीं, हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए। तो ये हो गया इम्प्लांटेशन करने के लिए क्या क्या हम लोगों ने किया। तो ये इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक था कौन सा वाला, RCH और परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये क्या होता है कंप्लीट। अब इसी में ही हम लोगों ने, ठीक है, जनन स्वास्थ्य चैप्टर में एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं करके, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस आप लोगों ने याद करो, जब मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो आप लोगों को भ्रूण का स्ट्रक्चर बताया था, याद है, ये ऐसा रहता है भ्रूण भैया, हाँ भ्रूण रहता है एम्ब्रियो, यहाँ पास रहता है योग सेक, हाँ योग सेक रहता है, यहाँ पास क्या रहता है एलेंटॉइस रहता है, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना यहाँ एक लेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियॉन लेयर, और इस एमनियॉन लेयर में क्या रहता है एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, क्या रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ होता है भैया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पास एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोरियन। फिर ये कोरियन ऐसे चारों ओर से ऐसे ढका हुआ होता है, याद आया कि नहीं। अब याद करो ये जो एमनियॉन है, ठीक है ना, ध्यान दो, ये क्या है आपका एमनियॉन है, ये क्या है आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, ये क्या है यॉक सैक है, ठीक है ना, ये क्या है एलेंटॉइस है, एलेंटॉइस है, ये क्या है कोरियन है, क्या है कोरियन, ये क्या है कोरियोनिक विलाई, जो कि किसका निर्माण करेगा इन फ्यूचर जाकर के प्लेसेंटा का, इसका निर्माण करता है प्लेसेंटा का, ठीक है। एंडोमेट्रियम विलाई आता है और ऐसे चिपक जाता है, क्लियर है, माता के गर्भ से, क्लियर है कि नहीं, ऐसे चिपक जाता है। अब ये जो विकसित हो रहे हैं भ्रूण, ये जो भ्रूण है इस भ्रूण के चारों ओर एक फ्लूइड भरा है, एमनियॉन जो झिल्ली है ना, एमनियॉन मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, क्या नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, ठीक है ना, इस एमनियोटिक फ्लूइड ध्यान से समझना, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है भ्रूण का कुछ कोशिका उपस्थित होता है, क्या होता है भ्रूण का कुछ कोशिका उपस्थित रहता है, जिसकी सहायता से हम लोग इसमें उपस्थित गुणसूत्र में कौन कौन सा अनियमितता है, अनियमितता है, इसका क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करना, क्लियर है। जब भ्रूण विकसित होते रहते हैं तो भ्रूण के चारों ओर एक लेयर बनता है जिसका नाम है एमनियॉन लेयर। एमनियॉन लेयर के अंदर रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। मान लो कोई भ्रूण विकास कर रहा है तो उसका 14 से 15 हफ्ता हुआ है, माता के गर्भ में कितना दिन हुआ उसको 14 से 15 हफ्ता। तो हम लोग क्या करते हैं इंजेक्शन की सहायता से, मतलब हम लोग मतलब डॉक्टर इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है, क्या करता है एमनियोटिक फ्लूइड को खींच लेता है। उसमें क्या रहता है भ्रूण का कुछ सेल रहता है, ये जो सेल रहता है इस सेल में, ठीक है ना, इस सेल का हम जांच करते हैं और जांच करके देखते हैं कि ये जो भ्रूण है विकास कर रहा है भ्रूण है उसमें किसी प्रकार की गुणसूत्रीय अनियमितता थोड़ी है, मतलब ये जो बच्चा है वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित थोड़ी है। हम लोग सही उद्देश्य के लिए इसका पता कर रहे हैं ताकि ये बच्चा यदि बाद में, समझ आ रहा है कि नहीं, बाद में गंभीर बीमारी को लेकर के पैदा हो उससे पहले ही हम लोग उसका क्या कर पाए जिन लेवल पर थेरेपी कर पाए, जिन थेरेपी कर पाए। या यदि वो बच्चा ऐसा रोग लेकर के उत्पन्न हो रहा है जिसका इन फ्यूचर कभी भी कोई क्योर नहीं है तो उसका हम लोग क्या कर सके एबॉर्शन कर सके। तो इसके लिए किया जाता था क्या एमनियोसेंटेसिस, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया था किसके लिए भ्रूण हत्या के लिए, मादा भ्रूण हत्या के लिए, ठीक है। तो इस कारण इस प्रक्रिया को ध्यान देना, ये जो पूरा प्रक्रिया इसको बोलते हैं हम लोग एमनियोसेंटेसिस, क्या बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और याद रखना एमनियोसेंटेसिस का उपयोग होता है लेकिन लिंग परीक्षण के लिए वैध नहीं है, क्योंकि आप गुणसूत्र निकालोगे और गुणसूत्र में तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा एक्स गुणसूत्र होता है और कौन सा एक्स गुणसूत्र उपस्थित रहेगा तो क्या है मादा और एक्स है तो क्या है नर है, ठीक है। तो याद रखना एमनियोसेंटेसिस का उपयोग मेनली हम लोग गुणसूत्रों की अनियमितता की जांच करने के लिए करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोला हूँ। विकसित कर रहा जो भ्रूण रहता है जो 14 से 15 हफ्ता रहता है उसके एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन की सहायता से डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है अलग किया जाता है ताकि हम पता कर सके कि उसके गुणसूत्र में कोई अनियमितता संरचनाओं का निर्माण थोड़ी हो रहा है, कोई उसको बीमारी थोड़ी है, ठीक है। लेकिन इसी का दुरुपयोग होने लग गया था किसके लिए मादा भ्रूण हत्या के लिए। तो लिंग परीक्षण के लिए एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना एमनियोसेंटेसिस यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा एक और ड्रग है इस चैप्टर में सहेली करके, सहेली को CDRI लखनऊ ने बनाया था,
CDRI लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किसने बनाया था? लखनऊ ने। ठीक है, ये एक ऐसा दवाई था जिसमें स्टेरॉइड उपस्थित नहीं था, गैर स्टेरॉइडली दवाई था, गैर स्टेरॉइडली दवाई था, मतलब एकमात्र ऐसा दवाई था जिसमें स्टेरॉइड का उपस्थिति नहीं था। अच्छा, ये काम कैसे करता था? अच्छा, ये वीकली ओरल पिल्स था ना, मतलब हफ्ते में केवल इसको कितना बार खाया जाता था? एक बार। ठीक है, ये कैसे काम करता है? एबॉर्शन के ही काम करता है। जैसे ये हमारा गर्भाशय है, ध्यान देना, ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम में क्या होता है? एस्ट्रोजन का रिसेप्टर रहता है। किसका रिसेप्टर रहता है? एस्ट्रोजन का। ठीक है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को जा करके ये जो सहेली रहता है, सहेली में केमिकल का उपयोग करता है सेंट क्रोमेटिन। ये जो सेंट क्रोमेटिन रहता है वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या कर देता था? नष्ट कर देता था। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या कर देता था? नष्ट कर देता था, जिसके कारण ये जो यहाँ आया है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं हो पाता था, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं हो पाता। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं हो पाता। क्लियर है? तो ये सहेली क्या है करके आपको कभी भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो। सहेली एक गैर स्टेरॉइडली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या एक दवाई है जिसमें CDRI लखनऊ ने विकसित किया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको निर्माण किया था। ये वीकली ओरल पिल्स है। इसमें सेंट क्रोमेटिन नामक एक केमिकल पाया जाता है जो कि गर्भाशय में उपस्थित एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को नष्ट कर देता है, जिसके कारण ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन गर्भाशय में नहीं हो पाता और इसका क्या हो जाता है? एबॉर्शन हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, याद रखना है सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इसे वीकली ओरल पिल्स बोलते हैं, हफ्ता में केवल एक बार लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से आपका चैप्टर का कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया? अभी तक 3 टॉपिक। सबसे पहला RCH प्रोग्राम क्या है, दूसरा एमनियोसेंटेसिस क्या है और तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए? सहेली दवाई क्या है और इसका कार्यविधि कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? डेमोग्राफी के बारे में। डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, पहला लेक्चर में ही खत्म कर रहा हूँ। इसका मेन रीजन ये है ताकि आप लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला है उसको एक लेक्चर में कवर कर डालो और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसको एक लेक्चर में और STD को एक लेक्चर में, 4 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जनसंख्या विस्फोट के बारे में। ठीक है, एक निश्चित समय में दिए गए क्षेत्र में कोई जीव के जाति का जो संख्या रहता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं उसका जनसंख्या। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। जैसे कि मैं स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ बोला, अब ये छत्तीसगढ़ में सन 2000, ध्यान से समझना, मैं बनाया ये छत्तीसगढ़ है अपना, और इस छत्तीसगढ़ में सन 2011 में, सन 2011 में कुल आबादी कितना था ऐसा पूछा, तो मैं जनसंख्या को कैसे परिभाषित कर रहा हूँ? ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी दिए गए क्षेत्र में दिए गए समय में कुल जातियों की संख्या, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। और हमारे भारत देश का जो जनसंख्या सन, ठीक है, 1900 में कितना था? 2 बिलियन था। कितना था? 2 बिलियन। मात्र 100 साल में सन 2000 में कितना हो गया? 6 बिलियन। कितना हो गया? 6 बिलियन। और जब सन 2011 में जनगणना हुआ था तो कितना आ गया था? 7.2 बिलियन। कितना आ गया? 7.2 बिलियन। देखिए कितने तेजी के साथ हमारे देश का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंख्या विस्फोट। क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। यदि इस आंकड़े के आधार पर चले तो विश्व का हर 6वां आदमी, विश्व का हर 6वां आदमी क्या है? भारतीय है। 6वां आदमी क्या है? भारतीय है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा संख्या है इसको हमारा कमजोरी नहीं बनाना है, अपना ताकत बनाना है भाई। जैसे चाइना ने किया था, हमारे देश के लोग क्या है? अलाल हो गए। ठीक है, हमारा कैमरा रिकॉर्डर है वही चलाल है, देखो। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो विश्व का हर 6वां आदमी क्या है? आपका भारतीय। इस जनसंख्या के आधार पर हम लोग जनसंख्या गणना के आधार पर बताते हैं। अच्छा, जनसंख्या गणना हर 10 साल में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंसस। सेंसस या जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। और जब जनसंख्या का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं ना, ये सब टॉपिक मैं किसके अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ आपको? जनसंख्या के अंतर्गत। तो जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी।
अब जनसंख्या बढ़ रहे हैं, हाँ जान डाले, ठीक है, ये सब डाटा भी जान डाले, ठीक है। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसका क्या क्या कारण है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण है मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बढ़ गई जिसके कारण मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी हो गई। आज बूढ़ा होकर, ध्यान से समझना, ठीक है, मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी। आज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और आपका फिटल मोर्टिलिटी रेट दोनों क्या हो गया है, कम। यानी कि अक्सर पहले जमाने में क्या होता था कि बच्चे का जन्म होते समय या तो माता की मृत्यु हो जाती थी या तो शिशु की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अभी के डेट में स्वास्थ्य सुविधाओं का संचार होने के कारण, अवेयरनेस होने के कारण मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी। इसके कारण क्या हो रहा है, आपका जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। दूसरा, मातृ मृत्यु दर में कमी, मैं आप लोगों को बता डाला हूँ, अभी बताया, मातृ मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी हो गई। इसके साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर में भी कमी है, शिशु मृत्यु दर में क्या है, कमी। और सबसे मेन रीजन, ठीक है, सबसे मेन रीजन, भारत युवाओं का देश है बोला जाता है, यानी कि यहाँ रिप्रोडक्टिव एज के लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो रिप्रोडक्टिव एज के लोगों की संख्या में क्या है, की संख्या में वृद्धि है। इसके कारण यहाँ की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि कुल मिलाकर के जनसंख्या वृद्धि में कितने कारक हो गए आपके, 4, जो कि वृद्धि करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि के और कौन कौन से कारक हो सकते हैं, हम लोग जनसंख्या वृद्धि को शो करते हैं किससे, एन से। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आप लोगों को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके इकोलॉजी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या थोड़ा सा हिंट बस देना है हम लोग को कि ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग किया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल देना रहता है, इस कारण इस चैप्टर में जनसंख्या के बारे में पढ़ाया गया। तो देखो, जनसंख्या घनत्व को हम लोग शो करते हैं किससे, एन से। जनसंख्या घनत्व को किससे शो करते हैं हम लोग, एन से। यदि मातृ मृत्यु दर में क्या हो गई, या मृत्यु दर में क्या हो रहा है आपका, कमी, मृत्यु दर में क्या हो रहा है, कमी। तो मृत्यु दर में कमी होने के कारण, ठीक है, जनसंख्या घनत्व में क्या होगा, कमी होगा। मृत्यु दर है, इसके कारण जनसंख्या में क्या होती है, कमी। मृत्यु दर में यदि क्या हो गई, कमी, तो जनसंख्या में क्या हो गई, ध्यान देना, जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। अच्छा, मान लो जन्म दर में वृद्धि हुआ, जन्म दर में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो जनसंख्या का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ याद रखना कि आपका होता है इमाइग्रेशन, मतलब बाहर से लोग खाने पीने कमाने के लिए यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन, ठीक है। और एक होता है इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन हिंदी नाम भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्प्रवासन, उत्प्रवासन, और इसको बोलते हैं आप्रवासन, आप्रवासन। जब बाहर से लोग आएंगे तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ के लोग खाने कमाने के लिए दूसरे जगह चले गए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इमाइग्रेशन। एग्जिट होना, ई से याद रखना, एग्जिट होना, ऐसे करके, ठीक है। तो इमाइग्रेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि जनसंख्या घनत्व को कितने कारक प्रभावित करते हैं, 4 कारक। एक तो आपका जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर, एक होता है इमाइग्रेशन, और एक होता है इमाइग्रेशन। क्लियर है? इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर चलेगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मेनली कितना टॉपिक कवर किया, 4 टॉपिक। सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, आरसीएच का क्या उद्देश्य है, उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है, कि आपका सहेली गर्भनिरोधक नामक जो दवाई है वो किस तरीके से कार्य करता है। इसके साथ ही साथ हम लोग एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।